गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते। मतलब हम बस पता कर रहे थे कि किस किस को द्विघात समीकरण का नाम मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन सभी सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए थे उनके नाम है विवेक, रूपा, रुचि, प्रियंका, अनु, निदा, निकिता और अंकित। ठीक है, तो बाकी बच्चों ने भी पोल में सभी ने आंसर किया है, इसलिए वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं जो अभी भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना है। मतलब पोल में आंसर दिया करो, सही होता है गलत होता है बात की बात है, पर आपका काम है पोल में आंसर करना, तो वो जरूर किया करें। ठीक है, तो चलिए अभी उन्हीं सवालों का एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने जो भी सीखा था उसी पे आधारित एक सवाल हम करेंगे पोल में। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कर लेना, जिसको जितना भी समझ आएगा। सवाल फिर से वही है कि बताओ, ये जो आपको यहाँ पे समीकरण दे रखा है, ये किस तरीके का समीकरण बनेगा जब आप इसको हल करोगे। तो ये है x-2 और इसकी होल की पावर 2 जमा 2 बराबर में 2x-3। ठीक है, इसको हल करो और पता करो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किस तरीके का समीकरण बन जाएगा। चलिए, पोल आप सभी के सामने ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पे जाकर के अपना अपना आंसर जो है वो दे सकते हो। अगर किसी को नहीं पता कि पोल सेक्शन क्या है, कहाँ मतलब कैसे जाना है पोल सेक्शन तक, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो पोल में आंसर नहीं दे रहे हो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सभी ने अपना अपना आंसर पोल में जरूर देना। बिल्कुल सिंपल सवाल है, x-2 होल पावर 2। ठीक है, मतलब x-2 का होल स्क्वायर जमा 2 बराबर है 2x-3। जब इसको आप हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो अंत में ये किस तरीके का समीकरण बनेगा उसका पता लगाओ और आंसर जो है वो पोल में जाके दे दो। ठीक है, जिन्होंने आंसर कर लिया हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हो या मतलब, क्योंकि बहुत कम अभी तक आंसर मुझे दिख रहे हैं। कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं, ठीक है, तब ठीक है। अगर सॉल्व कर रहे हो हाँ तब ठीक है, पर ऐसा ना कि पोल में आंसर ही नहीं किया। तो फटाफट से, ठीक है, फटाफट तो नहीं, हाँ आराम से सॉल्व करके आंसर आपने अपना देना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया, अभी आप चैट में कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि पोल में क्वेश्चन चल रहा है। पोल में क्वेश्चन जो है आपको एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो ये समीकरण दे रखा है, ठीक है, उसको उसको सॉल्व करो और ये पता करो कि अंत में वो कैसा बनेगा। वो रैखिक बनेगा कि वो द्विघात बनेगा कि वो त्रिघात बनेगा या कुछ भी नहीं बनेगा। तो समीकरण क्या है मैं फिर से बता देती हूँ। x-2 का होल स्क्वायर जमा 2 बराबर 2x-3। ठीक है, इसको हल कीजिए। हल करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का समीकरण बनने वाला है। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास पूरे 20 बच्चे हैं, 20 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, अभी फटाफट से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आपने बस यही देखना है कि आपका जो कौन सी घात इसमें सबसे बड़ी बच रही है, बस इतना ही देखना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी क्या करो, अभी सभी बच्चे अब हैंड रेज करो जिसने भी आंसर दे दिया है, ताकि मुझे पता चल सके।
18 बच्चों ने आंसर दे दिया, 2 बच्चे हैं तो उनका पता लगाते हैं अभी। तो हैंड रेज करो जिसने आंसर दे दिया है। तो जो आंसर दे चुके हैं उनके नाम है अमन, सुगंधा, रूपा, लक्ष्य, दिलीप, निदा, कनिष्का, निकिता, आकाश कुमार जी के नाम से जो है, कैफ, चारू, सोनिया, रुचि, रानी कुमारी जी के नाम से जो है, और ज्योति। संजीव, काकुल, हिमांशी, अनु, निकिता, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, नहीं दिया है तो भाई आंसर दे दो, ठीक है। चलिए तो अभी हम करेंगे 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि उतना लंबा सवाल ये है नहीं और ये सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा समय हम नहीं देंगे। अभी मैं 10 सेकंड्स का वेट करूंगी, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, ठीक है, और चैट आपके ओपन हो चुकी है, आप वहां पे अपना आंसर दे सकते हो। तो हमारे पास सवाल था कि पता करो ये समीकरण जो है ये किस तरीके का समीकरण बनेगा जब इसको आप पूरी तरह से हल कर दोगे तब। तो हमने कहा चलो अभी सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले तो नाम लिखो, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जिनका मैंने नाम अभी नहीं बोला वो अपना नाम लिखो पहले तो चैट में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था। तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट में करूंगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x जमा का निशान 2 दूनी 4 जमा का निशान 2 बराबर में इसके था 2x, तो 2x लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया। अब इन सभी को उठा के इस तरफ लेके आओ, क्योंकि इनको हमने उस तरफ नहीं रखना है, तभी पता चलेगा कि कौन सा मतलब घात बचेगी कौन सी नहीं बचेगी जब ये सभी एक तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया इसको ऐसे, 2x को उठाया वहां पे जमा का था, यहाँ पे माइनस का बन गया, 3 को उठाया 3 वहां माइनस का था, यहाँ पे जमा का बन गया, बराबर का निशान 0। अब मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर की तरह यहाँ पे और कोई भी टर्म और कोई भी पद नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, -4x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 2 को जोड़ो तो 6x आ जाएगा, निशान माइनस का ही रहेगा क्योंकि 4 और 2 में 4 बड़ा, इसके पास माइनस का निशान, तो इसके उत्तर के पास भी माइनस का निशान ही रहना चाहिए। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके का। और मैंने देखा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, और जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये था हमारा फाइनल आंसर कि जब इसको सॉल्व किया हमने देखा सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर बच रही थी, तो इसलिए इसका नाम द्विघात समीकरण पड़ गया, ठीक है। चलो तो आज जो हम करने वाले हैं सॉरी, आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको व्यवहारिक स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना नहीं आएगा, या आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे, डाउट रहेगा मन में, तो जो बड़े सवाल है, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम जिनको हम कहते हैं, जो कि एक स्टेटमेंट दे रखी होती है उसको हल करना होता है, वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको ये चीज नहीं आएगी तो, ठीक है। अभी जो हम सीखेंगे वो बस इतना सीखेंगे कि कैसे हमने अपनी इन चीजों को द्विघात समीकरण बनाना होता, ठीक है। और बस इतना सीखेंगे, मतलब सॉल्व करना नहीं अभी सीख रहे, अब सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे। तो चलिए पहले सॉरी अपना पहला सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं बच्चों, हमेशा उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि हर शब्द का अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, बस एक लाइन लिखी है और कुछ नहीं। ये आपको बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमने कहा ठीक है भाई करते हैं, कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, सबसे पहला शब्द हमने देखा 2, मतलब जो संख्याएं होंगी वो 2 होंगी, ठीक है, देख लिया 2 थी। उसके बाद देखा क्रमागत। अब ये क्रमागत क्या होता है, कोई बता सकता है क्रमागत का मतलब? मैम इसके बाद आगे, ठीक है, जैसे कि मान लो 1 के क्रमागत कौन सा संख्या है, कौन सी संख्या है? 2, मैम 2 2 के क्रमागत 3, 3 3, 10 के क्रमागत 11, ओके, माइक ऑफ कर दो, ठीक है।
बिल्कुल ठीक था। तो हमने देखा कि 1 के क्रमागत 2, 2 के क्रमागत 3, 10 के क्रमागत 11। ठीक है, अब ये तो संख्या थी, क्रमागत क्या होता है? 1 के बाद 1। अब 1 के बाद 1 जो संख्या होती है वो असल में निकाली कैसे जाती है वो भी देख लो। जब आप क्या करोगे, आपने देखा कि ये 1 है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना कितना है? एक एक का 0 का। 1 1 का अंतर है, 2 और 1 के बीच में भी 1 का अंतर, 3 और 2 के बीच में भी 1 का अंतर, 4 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर, 5 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर, 6 और 5 के बीच में भी 1 का ही अंतर है। तो इट मींस क्रमागत संख्याओं को निकाला जाता है। अगर मैं 1 में 1 जोड़ूं तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ूं तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ूं तो 4 आएगा। मतलब किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली संख्या हमको मिल जाती है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम क्या कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो हमको उससे अगली संख्या मिल जाती है। 1 के क्रमागत 2 है, कब मिला? जब उसने 1 जोड़ा। 2 के क्रमागत 3 है, कब मिला? जब उसने 1 जोड़ा। 3 के क्रमागत कौन है? 4 है, कैसे मिला? 3 में 1 जोड़ने पर। तो अगर मैथ में संख्याओं के साथ ऐसा होता है तो चरों के साथ भी तो ऐसा ही होता होगा कि अगर लिखा है क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत शब्द लिखा है तो मतलब अगर आप पहली संख्या को x मान रहे हो तो अगली संख्या क्या होगी? x+2। टू नहीं बेटा, x+1। ठीक है, 2 नहीं 1 होगा, 1 होगा। 1 क्यों? वही तो हमने सीखा ना कि देखो 1 के क्रमागत निकालनी थी संख्या तो 1 में 1 जोड़ा, 2 आ गया। 2 के क्रमागत निकालनी थी संख्या, 2 में 1 जोड़ा, 3 आ गया। 3 के क्रमागत संख्या निकालनी थी, 1 जोड़ा, 4 आ गया। मतलब किसी भी संख्या से आपने अगली संख्या अगर निकालनी है तो उसमें बस 1 जोड़ दिया करो, आपको अगली संख्या मिल जाएगी। तो उसी तरीके से x अगर कोई संख्या है और मुझे x के बिल्कुल आगे वाली संख्या निकालनी है तो मुझे उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्रमागत संख्या कभी भी बोला जाए तो उसमें 1 जोड़ दिया करो। ठीक है, चलो ये सभी को क्लियर हुआ क्रमागत शब्द का मतलब? यस मैम। ठीक है, क्रमागत शब्द हो गया। अब है धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक भी सभी को पता होगा क्या होते हैं, हमको सब कुछ पता है। पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और साथ में जीरो भी हो, है ना। पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पर क्योंकि यहाँ पे पहले ही धनात्मक पूर्णांक लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो भी नंबर यहाँ पे लेना है वो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे हम माइनस वाली संख्या को नहीं लेके चल रहे, क्योंकि अब क्रमागत पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये सिर्फ इतना लिखते कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो पूर्णांक तो मतलब कुछ भी। तो मैं तो यहाँ पे 0 भी ले सकती थी, मैं यहाँ पे -1 के क्रमागत भी ले सकती थी। -1 में 1 जोड़ा, 0 आया, -1 के बाद जो है वो 0 आता है। मतलब ऐसा होता है ना, क्रमागत कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब शब्द यूज कर लिया धनात्मक तो माइनस माइनस की चिंता नहीं हम करेंगे, क्योंकि और खुद ये कह रहे हैं कि सब कुछ जमा वाला है। ठीक है, तो हमने कहा चलो एक टेंशन तो उन्होंने पहले ही दूर कर दी कि हमें साइन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत दिया है। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो इसको बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं अपनी द्विघात समीकरण में। हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता भाई कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, हमें बस इतना पता है कि उनके बीच का गुणनफल इतना इतना है। तो हम मान के चले, हमने माना कि पहली संख्या जो है वो x है। ठीक है, पहली संख्या जो है वो x है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है तो हम यहाँ पे दूसरी संख्या को कितना मानेंगे, जो x के क्रमागत होगी। और x के क्रमागत संख्या निकालते कैसे, अभी अभी हमने सीखा कि अगर आप x में 1 जोड़ दो तो वो x के क्रमागत संख्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया x+1। पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या x+1 आ गई। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है? प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि जब आप अपनी पहली संख्या में दूसरी संख्या को क्या करोगे, क्या होता है गुणनफल? गुणा करोगे। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर कितना आएगा? अरे नहीं, मतलब इन दोनों को गुणा करके उत्तर कितना आएगा, गुणनफल कितना आएगा? 306। 306। तो बस हमने यहाँ से इस बात को पकड़ लिया।
प्रश्नानुसार हमने इस बात को पकड़ लिया कि पहली संख्या में जब दूसरी संख्या की गुणा करेंगे तो उत्तर जो है वो 306 आएगा। हमने इसको ऐसे लिखना होता है। पहली संख्या लिख दी, दूसरी संख्या लिख दी, 306 लिख दिया। अब जब दूसरी संख्या लिखी है, हमें पता है गुणा हो रहा है, तो कभी भी इसको ऐसे खुला मत छोड़ो, हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। ठीक है, हमेशा क्या करो, ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, अभी बहुत से बच्चों ने आंसर बता दिया है। ब्रैकेट के बाहर कोई चीज बैठी होती है तो वो दोनों से गुणा करती है। तो x ने पहले x से गुणा किया तो x ये आ जाएगा x स्क्वायर। x जब 1 से गुणा करेगा तो ये आ जाएगा x बराबर में इसके है 306। लेकिन हमें तो समीकरण कहा है द्विघात समीकरण, और हमने क्या करना है, हमने इसको जो है वो उसके मानक रूप में लिखना है। तो इसलिए 306 को उठाइए और बराबर के इस तरफ ले आइए। ठीक है, तो x स्क्वायर जमा x माइनस का 306 और बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो एक द्विघात समीकरण बन गया। और हमारे लिए अभी यही हमारा उत्तर है। क्यों हमारा उत्तर है? क्योंकि हमें इसको हल करने के लिए नहीं कहा है, हमें सिर्फ इतना कहा है कि अपने इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण में बदल के दिखाओ। तो हमने बदल के दिखा दिया। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, कहीं पे भी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए चैट देखती हूँ मैं फटाफट से। अच्छा 306 ठीक लिखा था, और किसी ने लिखा हो तो ठीक है, और किसी का आंसर नहीं था। हाँ चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये था इसका पूरा सोल्यूशन कि पहली संख्या प्रथम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x है, इसलिए जो दूसरा पूर्णांक होगा वो x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत शब्द लिखा है। अगर क्रमागत शब्द नहीं लिखा होता तब हम x प्लस 1 नहीं कर सकते, तब हमें नहीं पता होता कि क्या संख्या होगी। ठीक है, क्रमागत लिखा था तभी उसमें एक जोड़ा। फिर इन्होंने कहा कि इनको गुणा करो, तो हमने गुणा कर दिया। गुणा करके जो उत्तर आएगा, जो गुणनफल आएगा वो दे रखा था 306 था। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x स्क्वायर जमा x माइनस 306 बराबर है 0, 0 को संतुष्ट करते हैं। इसका ये मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, x किसको माना है, तो हमने तो अपने पूर्णांक को x माना है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हमारा पूर्णांक होगा और वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि जो इसका हल होगा वही तो x में होगा। ठीक है, मतलब समझ जाओ थोड़ा सा कि x क्या है। x हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, उसकी हमें वैल्यू नहीं पता, ना हम निकाल रहे, हम बस इसको अभी यहाँ तक बना रहे हैं। जब निकालेंगे तब आपके लिए ये लाइन काम आएगी कि जो भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो इस समीकरण को क्या करके दिखाएंगे, संतुष्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब लंबा सवाल करते हैं। ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। तो इसको आगे देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें ये कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है और वो इतने किलोमीटर की दूरी के में जो है वो चल रही है। ठीक है, इतनी किलोमीटर की दूरी उसने तय की बिल्कुल समान चाल के साथ। अगर हम इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो इसको इस दूरी में तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब इसको हमने द्विघात समीकरण में बदलना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल x है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें दूरी पता है कि रेलगाड़ी ने 480 किलोमीटर की दूरी को तय किया, पर हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी चाल से इसको तय किया। तो चाल को हमने ले लिया x। ठीक है, और टोटल दूरी कितनी थी, वो थी 480 किलोमीटर, तो उसको भी हमने लिख दिया। अब यहां से हमने जो है वो टोटल समय निकाल दिया। समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वहां से हमने इसको निकाला कि समय बराबर है दूरी बटा चाल, तो हमने इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। उसके बाद ये है जब उसने जितना टाइम लिया अपने इस सफर को कंप्लीट करने में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो चाल है, इस रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हमने x माना। क्यों हमने इसको x माना, क्योंकि चाल हमें नहीं पता और कितनी दूरी उसने चली वो हमें पता है कि वो जो है वो 480 किलोमीटर उसने
ट्रेवल किया, 480 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, लेकिन कितनी चाल से, उसकी स्पीड क्या थी नहीं मालूम, समय भी नहीं पता। समय को निकालने के लिए चाल पता है, दूरी पता है, तो समय निकल जाएगा। कितना आएगा? 480 बटा एक्स, क्योंकि समय मतलब दूरी बटा चाल। ठीक है, ये हमारी हमने बात कर ली पहली ट्रेन के बारे में, एक रेलगाड़ी के बारे में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी रेलगाड़ी की क्या करो, चाल जो है वो 8 किलोमीटर कम कर दो। ठीक है, हमने कहा चलो, ये कह रहे हैं कि इस रेलगाड़ी के साथ आप क्या करो, जो इसकी चाल है उसको 8 किलोमीटर कम कर दो। पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, और उसमें से अगर मैं 8 कर दूं x-8 तो क्या लिखेंगे? ठीक है, x-8 बिल्कुल। पहले रेलगाड़ी की चाल x थी तो हमने x लिख दिया, उसमें से अब इसकी चाल कम हो गई, इसकी स्पीड जो है वो घट गई, तो हमने लिखा x-8, क्योंकि चाल पहले x थी, हमने उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कर दिया। तो x जितनी स्पीड से वो पहले चल रही थी उसमें से अब 8 माइनस करके उसकी स्पीड हमने कम कर दी। ठीक है, अब अगर उसकी स्पीड कम हो गई, दूरी अभी भी उतनी है, क्योंकि दूरी तो नहीं बदल सकते ना। देखो, मैं चल रही हूं इस स्पीड से, जाना मुझे भी 480 किलोमीटर है, आप चल रहे हो इस स्पीड से, जाना आपको भी 480 किलोमीटर ही है, तो दूरी चेंज नहीं कर रहे, दूरी उन्होंने चेंज करने को नहीं बोला, दूरी उतनी ही रहेगी 480 किलोमीटर ही, लेकिन समय अब बदल जाएगा। तो बताओ समय में क्या लिखो, सोचो। मैम 3 घंटे आधी 480 बटे x-8 और मैम इंटू में 3। बिल्कुल करेक्ट है, अभी अभी इंटू रहने दो, अभी समय लिख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा जिसने भी अभी आंसर किया। ठीक है, कि 480 बटा x-8। फिर से समझो, इसमें डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक रेलगाड़ी थी, 480 किलोमीटर की दूरी को किसी चाल से तय कर रही थी, हमें नहीं पता उसकी चाल कितनी थी, तो हमने उसको x मान लिया। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी पता है, दे रखी है 480 किलोमीटर, दूरी पता थी, चाल हमने x मान ली थी, समय निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, वो होता है चाल बटा दूरी, तो सॉरी दूरी बटा चाल, तो दूरी ऊपर लिख दी, चाल नीचे लिख दी। फिर इन्होंने कहा कि अब इसी ट्रेन के साथ कुछ बदलाव किए गए, कि अगर हम इस ट्रेन की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो इसकी चाल हो जाएगी x-8। दूरी अभी भी उतनी ही है, 480 किलोमीटर ही तय करना है, लेकिन अब उसका समय बदल जाएगा। समय क्या हो जाएगा? 480 बटा x-8, क्योंकि इसकी चाल इतनी है, इसकी चाल x थी तो बटे में x आया, इसकी चाल x-8 है तो इसकी चाल x-8 नीचे हम लिखेंगे। अब ये हमने अभी निकाला, जैसे हमने पीछे निकाला था ना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तो अभी हमने इतना ही किया कि पहले का समय इतना और दूसरा समय इतना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? वो ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के समय में जो अंतर आया वो 3 घंटे का अंतर आया। ये भी एक समय है, ये भी एक समय है, पर इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 3 घंटे का है। तो हमें पता है कि क्या करेंगे हम इसमें, इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा समय ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रहा है, क्योंकि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की स्पीड से चल रहा है, तो ज्यादा में से क्या कर सकते हैं, कम को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ आया मैं क्यों कह रही हूं? इसमें से इसको घटाने के लिए मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि 480 बटा x में से इसको घटा दो, क्यों नहीं कहा बताओ? मैम क्योंकि प्लस में से माइनस नहीं होगा। मैंने अभी इसका रीजन भी बताया, किस किस ने सुना बताओ, किसको समझ आया? देखो फिर से बताती हूँ, क्योंकि ये धीरे चल रही है तो इसका समय ज्यादा होगा, है ना, जो धीरे चलेगा वो ज्यादा समय लेगा, इसका समय ज्यादा है, इसका समय कम है। तो जब हम घटाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा में से कम वाली चीज को घटाएं। कभी मैं आपको बोलूं कि 6 और 5 है, इनको घटाओ, तो आप क्या करोगे? 6 में से 5 को घटाओगे। आप कोशिश करोगे कि 6 में से 5 को घटा पाओ, 5 में से 6 थोड़ी ना घटाओगे। तो इसलिए क्योंकि ये चीज ज्यादा समय ले रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा समय वाले में से कम समय वाले को घटाना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे आकर के क्या करते हो, इस क्वेश्चन पे आकर के अगर आप 480 बटा x में से इसको घटा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा समय ले रहा है
उसमें से कम समय को अगर हम घटाएंगे तभी तो अंतर कहलाया जाएगा ना। अंतर क्या होता है, ज्यादा में से कम को घटाओ तो अंतर है। तो अगर मैं इस समय में से इस समय को घटा रही हूं तो इनके बीच का अंतर कितने के बराबर आना चाहिए या कितने के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ो और बताओ। 3 घंटे। 3 घंटे का। बिल्कुल, क्योंकि ये समय है, ये भी मतलब मान के चलो ये घंटे में ही है समय, तो हम यहाँ पे बार बार घंटे नहीं लिखेंगे, हम समझ के चलेंगे ये भी समय, ये भी समय, तो ये भी समय है। ठीक है, 3। तो ये हमारा यहाँ पे अभी द्विघात समीकरण तो नहीं बना पर एक समीकरण बन गया। अब जब इसको हल करेंगे तो खुद ब खुद द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कहते हैं उसमें, प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में तो नहीं, प्रतिस्थापन विधि में पढ़ा है कि हमें क्या करना पड़ता है, हरों को बराबर करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, हरों को बराबर करना। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है 480। अब इसको मैं गुणा कर दूंगी x के साथ, और नीचे भी मुझे x को गुणा, मतलब इसको गुणा करना है x - 8 के साथ। क्यों गुणा करना है, क्योंकि मुझे इनके हरों को बराबर करना है। अब ये संख्या थोड़ी ना है जो मुझे पता चले कि किसको गुणा करके क्या होगा। तो असल में मैंने देखा कि इसके में x - 8 है, इसके बटे में x है, दोनों के बटे में सेम चीज आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, x की गुणा ऊपर नीचे दोनों के साथ कर दी। ठीक है, बीच में माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दिया। और बताओ मैं 480 की गुणा और बटे में जो x है उसकी गुणा किसके साथ करूं? x के साथ, मतलब ऐसे, तब तो फिर अलग अलग आ गया, सेम नहीं आया मैम x बिल्कुल। ठीक है, 8। हम क्या करेंगे, इसकी गुणा x - 8 के साथ करेंगे। मैं इसको फिर से समझाऊंगी भी, जिसको भी डाउट है अच्छा मैम से जब सुनना। इधर कर रहे हैं तो उधर भी वही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ध्यान से। ठीक है, देखो मैंने कहा कि अभी यहाँ पे अगर संख्या होती ना तो फटाफट से एलसीएम निकाल लेते, देख लेते कि किस संख्या को बनाना है और अपनी मर्जी से गुणा कर लेते। लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, यहाँ पर क्योंकि संख्या नहीं है, सिर्फ चर ही चर है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, इस वाले चर की गुणा पहले वाले भिन्न के ऊपर और नीचे दोनों के साथ करो। तो 480 को भी जो है वो x से गुणा करो, और 480 के नीचे जो लिखा है x - 8, इसकी गुणा भी x के साथ ही करनी है। ठीक है, जब चर हो, कोई भी संख्या नहीं हो, तो एलसीएम तो निकाल नहीं सकते, तो इस तरीके से करना होता है। और वहीं पे अगर इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, पहले भिन्न के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो दूसरे के साथ भी सेम ऐसा करना पड़ेगा कि इसके हर की गुणा ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर 480 बटा x था। ठीक है, 480 बटा x था, इसके बटे में x - 8 है, तो इसकी गुणा देखो मैंने यहाँ पे x - 8 के साथ करा दी। इसकी गुणा x - 8 के साथ कर रहे हैं, तो ऊपर भी इसी के साथ गुणा करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, और बराबर में कितना, बराबर में 3, ऐसे का ऐसा। बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट? डाउट है तो भाई पूछ लेना, बीच में माइनस का निशान है। डाउट है किसी को? माइक ऑन करके पूछो, ऐसे हैंड रेज करोगे तो नहीं मुझे पता चलेगा। किसी का सवाल है तो बस माइक ऑन करके पूछ लिया करो। ठीक है, अगर नहीं है डाउट तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हो। जिसको भी डाउट नहीं है वो चैट में वाई लिख सकते हैं कि हाँ यहां तक समझ आ गया। अब करते हैं गुणा, बिल्कुल सिंपल है। अब तो 480 में x की गुणा की तो ये आ गया 480x, और इसके बटे में कितना आएगा, तो x गुणा, ये फिर से ब्रैकेट के बाहर है। देखो चीज चाहे आगे लिखियो पीछे लिखियो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा कर रहा है तो आप भी गुणा करो। ये x पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा तो ये आ जाएगा x² माइनस का 8x। क्या आ जाएगा, ये नीचे बटे में x ने x से गुणा की तो x² और माइनस का आ गया 8x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का निशान था तो इसको माइनस ही अभी रहने देते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास 480। 480 की गुणा जब करोगे तो फिर से आपको दोनों तरफ करनी पड़ेगी, मतलब अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं इसको। 480x और 480 की जब 8 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, बताओ जरा। चार सौ अस्सी को x से गुणा किया, 480 x आया। 480 x²। x² नहीं, 480 को 8 से गुणा करो। मैम 38 तो 40। 25। मैम अच्छा ठीक है, 3840। हाँ करेक्ट है, 3840। ठीक है,
अब इसको मिटाते हैं साइन को, बिल्कुल सिंपल है। पहले 480 को x से गुणा किया, क्योंकि जो चीज ब्रैकेट के बाहर होती है वो अंदर दोनों से गुणा करती है, तो पहले 480 ने x से गुणा किया, 480 x बन गया। फिर 480 ने माइनस के 8 के साथ गुणा किया, तो पहले तो गुणा कर लो, इसको गुणा किया तो इतना आता है, ये खुद यहाँ पे माइनस का अभी इसको मत मानो, अभी इसको जमा का ही अगर मान के चले तो 480 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि माइनस का 8 है, उसकी गुणा जब 480 से करोगे तो माइनस का आंसर आएगा। और नीचे बटे में देखो तो सेम है, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, और यहाँ पे x माइनस, अच्छा x माइनस 8 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा और माइनस का 8x, और अभी भी जो वहां पे है वो 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि इनके हर बराबर हो चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है तो अभी इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। माइनस का निशान बाहर था, इसका अभी हमने यूज नहीं किया है, या तो फिर जब गुणा करोगे तब इसको माइनस का 480 मान के गुणा करो, लेकिन अभी हमने माइनस का इस्तेमाल नहीं किया था तो फिर अपने उत्तर को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। अगर आप यहीं पे इसको माइनस का 480 मान के गुणा करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर इस माइनस के निशान से पहले ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं अगर हम, तो ये आ गया आपके पास 480 x ऐसे का ऐसा, यहाँ पे माइनस का निशान, ब्रैकेट के अंदर 480 x माइनस 3840 और बटे में इसके वैसे तो इसके बटे में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, पर मैं नहीं लिख रही क्योंकि हमें पता है कि अगर ये पूरे बटे के नीचे आ जाता है तो इसको उठा के हम वहां पे भेज सकते हैं, है ना। हमने बहुत बार किया था प्रतिस्थापन विधि में, इसलिए मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट में कर रही हूँ कि वैसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसके इन दोनों के हर बराबर हो चुके हैं, तो हर को यहाँ पे हम नीचे एक बार लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का फायदा कुछ नहीं है क्योंकि ये उस तरफ बराबर है कि चला जाएगा। यहाँ पर ये भाग कर रहा था, वहां जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x है, ये वहां जाकर के गुणा कर देगा, तो इसको गुणा भी करना है साथ साथ में, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो माइनस, पहले तो इस माइनस को हटाओ, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकालो चीजों को, तो 480x ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते, माइनस अंदर फिर से गुणा करेगा, ठीक है, इस माइनस जो अंदर जाके फिर से गुणा करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 480x, और माइनस ने जब इसके साथ गुणा की तो ये आ जाएगा जमा का 3840, और बराबर में आ गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और 3 ने जब माइनस के 8x से गुणा की तो कितना आया, माइनस 24x। माइनस, बिल्कुल माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो तो 480x में से 480x कट गया तो कैंसल आउट हो गया, और 3840 को भी उठाओ और उधर भेज दो। अब इनको यहाँ पे लेके आओगे तो फिर 3x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, बहुत पंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए क्या करो, इसको यहाँ से उठाओ और उधर भेज दो, तो हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 24x। मैंने इनको नहीं छेड़ा तो इनके साइन नहीं बदले, मैं इसको उठा करके उधर भेज रही हूं, तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का 3840 और बराबर में 0, तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे भी आप एक और चीज कर सकते हो, 3 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 3 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास उत्तर और छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और माइनस का यहाँ पे कुछ ऐसा आया था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हाँ 1280 बराबर में 0, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हैं तो अगर कॉमन लेना आपको आता है तो अच्छा, नहीं आता तो आप फिर से मुझसे सीख सकते हो, ठीक है। अब 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसको वापस से वहां भेजो, तो 0 के साथ गुणा होके 0 खत्म हो जाएगा, 3 का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे कर रहा था गुणा, वहां गया तो 0 के साथ भाग कर लिए उसने, और 0 के साथ जो भी भाग करता है वो नहीं बचता, वो 0 बन जाता है। तो हमारे पास ये जो है वो हमारा फाइनल द्विघात समीकरण बच गया। तो सवाल हमारा क्या था, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखा है। तो इतना कुछ करना पड़ता है किसी भी चीज को द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये फटाफट से इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आसानी रहे, राइटिंग भी थोड़ी ठीक ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, फटाफट से सुनना, क्योंकि अगला क्वेश्चन के बाद शायद पोल में क्वेश्चन आए, वहां पे आपको ये सब करना पड़ जाए, ठीक है। एक रेलगाड़ी थी, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से जो है वो तय कर रही थी, तो हमने लिख दिया कि
पहला केस, जब रेलगाड़ी चल रही थी समान चाल से, उसने 480 किलोमीटर की दूरी को तय किया, तो हमने उसकी चाल को x माना, क्योंकि हमें नहीं पता चाल कितनी है। दूरी पता है पर चाल नहीं पता, तो चाल लिख दी x। दूरी कितनी थी, 480 किलोमीटर थी, तो वो भी लिख दिया। लिया गया समय कितना होगा, चाल पता है, दूरी पता है, तो समय तो निकल जाएगा, तो हमने समय लिख दिया 480/x। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अब उसी रेलगाड़ी के साथ कुछ चेंजेस कर दिए, उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर कम हो गई, तो अब बताओ लिया गया समय कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, दूरी तो उतनी ही थी 480, लेकिन चाल कम हो गई कितने, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की उस रफ्तार से। तो हमने कहा पहले x थी, 8 कम मतलब x में से 8 माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक समय ये है, नया समय ये आ गया। फिर क्वेश्चन में एक और चीज कही थी कि जो रेलगाड़ी ने समय पहले लिया और जो रेलगाड़ी ने समय बाद में लिया, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 घंटे का है। हमने कहा ठीक है, तो हमें पता है कि ज्यादा समय इसने लिया है, तो ज्यादा में से कम को माइनस किया जाता है। जिसने ज्यादा समय लिया उसको पहले लिखा, जिसने कम समय लिया उसको बाद में लिखा, माइनस कर दिया, 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद वही सब किया, इसके जो वो हर थे उनको बराबर किया, यहाँ पे शॉर्टकट में बिल्कुल कर दिया गया है, पीछे मैंने आपको लॉन्ग कट में समझा दिया। हरों को बराबर करके इसको उधर भेजा, तो वहां पे जाके ये गुणा कर दिया इसने, और यहाँ पे हमारे पास बच गया अकेला 3840 बराबर में 3x² माइनस का 24x। फिर हमने इसको भी उठाया और इसको बराबर है कि उस तरफ भेज दिया, तो ये बन गया माइनस का, और यहाँ से जब 3 को कॉमन ले लिया तो 3 गायब हो गया, 24 की जगह बच गया 8, और 3840 की जगह पे बच गया 1280। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको द्विघात समीकरण में बदल दिया है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, आप क्लास के बाद भी मुझसे इसको दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, अभी करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे 4 स्पीड वाले क्वेश्चन नहीं आते रहते हैं, तो इसलिए इनमें कभी भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से इनको सीखना है। अभी कर लेते हैं अपना अगला सवाल, जो कि ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर आप इसको द्विघात समीकरण में बदलना नहीं सीखोगे तो हल भी नहीं निकाल पाओगे। सबसे मेन चीज है इनको द्विघात समीकरण में बदल के कैसे लिखा जाए। ठीक है, चलो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक लड़का है रोहन, और रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, ये आपको कहा है। उनकी आयु, वर्षों में उनकी आयु है, ठीक है, कितने वर्ष है उसमें उनकी आयु है, उनकी आयु का गुणनफल 3 साल के बाद 360 हो जाएगा। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण में बदल के बताओ। हमने कहा ठीक है, अब रोहन और उसकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें दोनों की उम्र पता होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो उससे पहले हमें रोहन की आयु पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम उसकी माँ की आयु को कंपेयर कर सकेंगे। तो अब हमें वो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम क्या मान के चलेंगे कि रोहन की आयु कितनी है, x है। हमने माना कि जो रोहन है उस रोहन की जो आयु है वो कितनी है, x है। आप y मान सकते हो, z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, भी आपकी मर्जी है। ठीक है, हम इसको x मान के चले तो x लिख दिया। अब क्योंकि रोहन की आयु x है और रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो मुझे बताओ रोहन की माँ की आयु कितनी होगी। मैम x + 26। x 26। ठीक है, रोहन की माँ की आयु तो वो हो जाएगी x + 26, क्योंकि जब ज्यादा कहा जाता है, अधिक कहा जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। और वो बड़ी है, छोटी होती है, अगर मान लो कोई और लड़की होती, कहते रोहन से छोटी है, तो माइनस करते रोहन की आयु से। लेकिन कहा कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की आयु x में 26 साल हमने और जोड़ दिए। अब ये कह रहे हैं कि चलो यहां तक तो बात खत्म हो गई। अब इन्होंने कहा कि उनकी आयु जो है ना, उसका जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, लेकिन कब, 3 साल बाद। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 होने वाला है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि 3 साल बाद रोहन कितने साल का हुआ और उसकी माँ कितने साल की हुई, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, 3 साल बाद मुझे बताओ रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। मैम 3x, x + 3। अब देखो 2 जवाब आए हैं, एक 3x, एक x मैम + 3। 3x। तो बताओ आप। मैम 3x, क्योंकि गुणनफल है। अरे वो तो बाद की x बात है + ना। 3 आएगा। चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ, ठीक है। रोहन की आयु है x, 3 साल बाद देखती कितनी होगी। मैं आपको बोलूं कि आप आज से 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, अपने आयु में 3 को जोड़ोगे या अपनी आयु में 3 की गुणा करोगे, बताओ जरा। मैम जोड़ प्लस प्लस करेंगे,
बिल्कुल। तो जब अपनी आयु में 3 जोड़ रहे हो तो रोहन की क्यों गुणा करवा रहे हो, उसको क्यों ऐसे गुणा कर रहे हो, है? तो इसलिए अपने आप से भी कभी कभी कंपेयर क्या करो कि 3 साल बाद रोहन की आयु पूछा है, 3 साल बाद मैं अपनी आयु कैसे निकालूंगी, अपनी आयु में 3 जोड़ दूं तो 3 साल बाद की आयु निकल जाएगी। तो उसी तरह से रोहन की आयु निकालनी है 3 साल बाद की, तो वो हो जाएगा x जमा में 3। ठीक है, जो गुणनफल की बात ये कर रहे हैं ना, वो रोहन की अकेले की नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि रोहन के उसमें 3 गुणा करो, वो कह रहे हैं कि 3 साल बाद जो रोहन की उम्र होगी और 3 साल बाद जो रोहन की माँ की उम्र होगी, उन दोनों को जब गुणा करोगे ना तब 360 आएगा। तो रोहन की आयु अभी x थी, 3 साल बाद वो हो जाएगा x प्लस 3 साल का। तो मुझे बताओ रोहन की माँ कितने साल की हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3। पक्का? सभी का ये यस उत्तर है? या सीधा 29 x मान लो। ठीक है, क्योंकि 3 साल बाद की ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर अभी रोहन की माँ जो है वो x जमा 26 साल की है तो 3 साल बाद उनकी इस उम्र में 3 और जुड़ जाएंगे, 3 साल और जुड़ जाएंगे। अभी अगर वो x प्लस 26 साल की है तो 3 साल बाद उनकी आयु हो जाएगी x प्लस 26 जमा 3, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो उनकी आयु हो जाएगी x जमा में 29। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जो बात कही गई है। तो प्रश्न के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो आयु होगी रोहन की और उसकी माता की कितने साल बाद, 3 साल बाद, उन दोनों को जब गुणा करोगे तब आएगा 360। ठीक है, तो अब हमने इस x को और इस x प्लस 26 को नहीं देखना क्योंकि 3 साल बाद की बात इन्होंने की है। तो हमने कहा ठीक है भाई, 3 साल बाद जो रोहन था वो x प्लस 3 साल का था और 3 साल बाद जो उसकी माता जी थी वो है x प्लस 29 साल की, और इन दोनों को क्या करना है, गुणनफल का मतलब गुणा करना है। तो जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगी तो उत्तर में कितना आएगा? x स्क्वायर। मैम 360। हाँ, मतलब जो ऊपर लिखा है वो उत्तर में कितना आएगा? 360। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनको गुणा करोगे तो उत्तर में आएगा 360। अब यहाँ पे एक समीकरण बन गया जो कि अभी द्विघात समीकरण नहीं है, बन जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए बच्चों आपको आनी चाहिए इस तरीके का गुणा करना। ठीक है, अगर जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता वो फिर से वही चीज क्लास के बाद रुक के मुझसे जरूर पूछना क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके में क्या होता है, 2 ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट में लिखी गई पहली चीज दूसरे पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करती है। हमने शायद पिछली क्लास में भी सीखा था, है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले x को लिखेंगे, x गुणा करेगा x जमा 29 के साथ, ऐसे लिख दो। उसके मैम बाद यहाँ सीधे नहीं कर सकते गुना। कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता इसका रूल उनको मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको अगर आता है तो आप सीधा कर लो, है ना? ओके मैम। और x की गुणा कर ली पहले ब्रैकेट के साथ, अब जमा का 3 है तो जमा के 3 की गुणा भी करनी पड़ेगी दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ। तो मैंने लिख दिया जमा का 3, गुणा का निशान, ब्रैकेट लगा के x प्लस 29। ठीक है, तो ऐसे गुणा किया जाता है। अब इनको गुणा अगर हम करें तो देखो, x ने x से गुणा किया ये बन गया x स्क्वायर, x ने 29 से गुणा किया ये बन गया 29x, 3 ने x के साथ गुणा किया ये बन गया 3x, और 3 जब 29 के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा? किसने किया तो बता दो फटाफट से। मैम 87। 87, 9 3 Yes, ma'am. 27, 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, सभी का इतना है, किसी का अलग आएगा तो भी बता देना, है ना? ये अब हमारे पास समीकरण बन गया, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ चेंजेस करने हैं। तो पहले हमने देखा कि x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं थी, तो x स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, 29x और 3x दोनों के पास चर x है, चर की घात 1 है, समान पद बन गए, इनको जोड़ दो। 29 में 3 जोड़ा तो कितना आया, 29 30 31 32 प्लस का 32 32x, और X। जमा का यहाँ पे 87 था, लेकिन हमें लिखना है इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में। तो 360 को उठाओ और इधर लेके आओ, तो ये बन गया ऐसा 0 का 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर का x स्क्वायर, जमा का 32x और माइनस 273। 273, बिल्कुल, तो 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब ये सवाल आधा है, असल में जब बड़ा सवाल आएगा तो इसको भी हल करते हैं, इसको भी पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारा अभी आधा सवाल भी नहीं हुआ, मतलब अभी तो हमने बस इसको समीकरण के रूप में लिखा है। जब समीकरण बन जाए उसके बाद इसको सॉल्व करना होता है, जो कि बहुत आसान है। मध्य पद जो विभाजन प्रमेय है उससे सॉल्व करते हैं, वो आपको आती भी है। ठीक है,
तो हम बस यहाँ पे इतना सीख रहे हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो वही चीज, माना हमने रोहन की आयु x है, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x + 26, क्योंकि वो रोहन से 26 साल बड़ी है। अब बात कर लेते हैं कि 3 साल बाद क्या होगा, क्योंकि 3 साल बाद बोला है उन्होंने कि जब आप उनकी आयु को 3 साल बाद देखोगे और जब उनको गुणा करोगे तो 360 आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि 303 साल बाद उनकी आयु होगी कितनी। तो रोहन की आयु 3 साल बाद होगी x = 3, और उसकी जो माँ है उनकी आयु हो जाएगी x = 29। फिर इनको जब गुणा करेंगे 3 साल बाद, इनकी जो आयु है उनको जब आपस में गुणा करेंगे तो 360 के बराबर वो आएगा। और इसको फिर जब हमने हल किया तो हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक है, चलो ये आखिरी सवाल है, फिर पोल में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना इतना है। क्षेत्र की लंबाई, ये लंबी है, यहाँ पे लंबाई होना चाहिए था। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब यहाँ पे शब्द आ गए, इनको पकड़ना पड़ेगा। इस परिस्थिति को लो और द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। सबसे पहले जो चीज दी गई है वो हमें दिया गया है क्षेत्रफल किसका, तो एक आयताकार भूखंड का। अब जब भी आपको यहाँ पे कोई भी शेप दी जाती है ना, जैसे आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, तो पहले तो इसका लिख लो क्षेत्रफल दिया कितना है, वो दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्या आपको उसका क्षेत्रफल याद है? क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? 2 × L + B। नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई, वो होता है परिमाप, जो आपने बताया ना। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो अब ये बन गया कि जब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो 528 आएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो इन्होंने सवाल मेरे को दिया था मैंने उसको लिखा। सवाल देख के लिखा था क्षेत्रफल किसका, आयत का, तो मैंने फटाफट से आयत का क्षेत्रफल लिख दिया। इस क्षेत्रफल की जगह पर, इस आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल की जगह पे मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया और कितने के बराबर था वो लिख दिया। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा हर सवाल में। कभी भी आपको शेप दिख जाती है, उसका कोई आपको लगता है कि यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं तो लिख लिया करो। क्षेत्रफल को हटाया, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखा, बराबर में 528 लिख दिया। अब हमें असल में हल करना है इसको हल करने के लिए हमें पता होनी चाहिए हमारी लंबाई कितनी है और हमारी चौड़ाई कितनी है, मतलब भूखंड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो अभी इन्होंने लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ लिखा है कि जो भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मुझे अब ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि किसको x माने, लंबाई को कि चौड़ाई को? मैम चौड़ाई। लंबाई को। अब देखो फिर से 2 आंसर आ गए। मैम ठीक है, चौड़ाई। चौड़ाई, क्योंकि जो लंबाई है वो निर्भर कर रही है चौड़ाई के ऊपर। ठीक है, लंबाई क्या कर रही है, वो डिपेंड कर रही है चौड़ाई के ऊपर। अगर हमें चौड़ाई पता होगी तभी हम लंबाई निकाल पाएंगे, क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, मतलब लंबाई का खुद का कुछ नहीं है, चौड़ाई के हिसाब से लंबाई निकलेगी। तो पहले हमें चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम मान के चलेंगे कि इस भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो x है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के ऊपर निर्भर कर रही थी। अगर इस भूखंड की चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, बताओ जरा। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी? मैम 2x + 1। x + 1 प्लस में 1। ठीक है, 2x + 1। ठीक है, 2 तरह होगा। ओके, माइक ऑफ कर दे करो ना, अपना आंसर देखो, मेरी आवाज चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। पहली चीज तो भाई ये दुगना क्या होता है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको दुगना लिखा है, ठीक है, दो मतलब 2, गुना मतलब गुना, मतलब दो जो भी चीज लिखी है, चौड़ाई लिखी है, चौड़ाई का दुगना क्या हो जाएगा, चौड़ाई मेरी x है, इसका 2 गुना करना है, मतलब इसको 2 से गुना करना है। इसका तिगुना करना होता, चौड़ाई का तिगुना करना होता तो 3 से गुना करते, इसका चौगुना करना होता तो 4 से गुणा करते। तो दुगुना, तिगुना, चौगुना, इन शब्दों को याद रखो, बहुत सिंपल होते हैं। गुणा मतलब गुणा और आगे जो है वो संख्या है। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से, पहले चौड़ाई का दुगुना निकालो तो 2x आएगा, चौड़ाई को जब x को जब 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा। इसके 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब जमा 1, चौड़ाई का दुगना कर दिया, उसमें 1 जोड़ना है, क्योंकि जब लिखा जाता है 1 अधिक
2 अधिक 3 अधिक, तो अधिक शब्द का मतलब होता है कि उसमें संख्या को जोड़ो। दुगुना तिगुना होगा तो गुणा करते हैं, लेकिन अगर लिखा है x से 2 अधिक तो x में 2 जोड़ेंगे। लिखा है x से 3 अधिक तो उसमें 3 जोड़ेंगे। अधिक मतलब जोड़ना और दोगुना तिगुना मतलब गुणा करना। ठीक है, तो लंबाई इतनी, सॉरी चौड़ाई x थी तो लंबाई इतनी आ गई। अब सिंपल है, लंबाई चौड़ाई को इस फॉर्मूले में डाल दो। तो लंबाई है हमारे पास 2x जमा 1, तो लिख दिया। इस लंबाई को हमने चौड़ाई से गुणा करना है, मतलब x से गुणा करना है, और कितने के बराबर आएगा? तो 528 के बराबर आएगा, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 528। ठीक है, अब गुणा करना बिल्कुल सिंपल है। ये आ जाएगा 2x की घात में 2 जमा का निशान x बराबर में 528। देखो जरा ठीक किया मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 2x स्क्वायर और x, नो मैम, और ये 528 ऐसे का ऐसा, इसको इस तरफ ले, सही है। 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, जमा का x ऐसे का ऐसा, माइनस का 528 बराबर में 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। हाँ बिल्कुल करेक्ट था। पहले हमने लिखा कि इसका जो चौड़ाई है वो x है, क्योंकि चौड़ाई पे लंबाई निर्भर कर रही थी। चौड़ाई पता होगी तभी लंबाई निकाल पाएंगे, तो वो निकल गई 2x जमा 1, है ना। लंबाई 2x जमा 1 निकल गई, चौड़ाई x थी। फिर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई में चौड़ाई को गुणा कर दिया और 528 के बराबर लिख दिया, और सॉल्व करते करते हमें हमारे द्विघात समीकरण मिल गया। तो चलो अभी हमारे पास पूरे 7 मिनट है, और एक क्वेश्चन पोल में कर ही लेते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। सवाल मैं समझा दूंगी, पर करना इसको आपने अच्छे से है। ठीक है, समय थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा तो वो भी मिल पाएगा। तो पहले क्वेश्चन सुन लीजिए बिल्कुल अच्छे से। दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, तो समझ जाओ भाई, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 25 है तो आपको पहली संख्या भी लिखनी पड़ेगी और दूसरी संख्या भी लिखनी पड़ेगी। इन दोनों को फिर गुणा करना पड़ेगा, तो बराबर आएगा 25 के। अब पहली दूसरी संख्या के बारे में कुछ कहा है। पहले कहा कि पहली और दूसरी संख्या दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 25 आएगा, इसको याद कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है, ठीक है, वो दूसरी संख्या से 9 अधिक है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 9 अधिक है। ठीक है, अब देख लो, पहली संख्या दूसरी पे निर्भर कर रही है, तो किसको x मानोगे? उसको x मान लो। जिसको भी x माना, मान लो आपने दूसरी संख्या को x मान लिया, तो पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या से 9 अधिक है, मतलब कि 9 ज्यादा है। दूसरी संख्या आपको पता है x, पहली संख्या आप खुद से उसको रिलेशन को देख के निकालोगे। फिर इन दोनों को जब गुणा किया तब उत्तर में आया 25, एक समीकरण बन गया। ठीक है, फिर गुणा करते करते आपको आंसर मिल जाएगा। डाउट होगा तो भी पूछ लेना, जल्दबाजी में गलत मत करना। फिर से रिपीट करती हूँ, दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करके उत्तर 25 आना है, पर संख्याएं नहीं दी है। तो क्या दिया है? उनके बीच में एक रिलेशन दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। एक संख्या को x मानो, दूसरी संख्या उससे 9 अधिक है, 9 ज्यादा है। पहली संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। उन दोनों को गुणा करना है। गुणा करने का तरीका सीख लिया है, ब्रैकेट लगेगा और बाहर कुछ बैठेगा, उसको फिर दोनों से गुणा करते हैं और वो 25 के बराबर आएगा। फिर आपको समीकरण मिल जाएगा। आगे मैं मैम बताती हूँ, आंसर। ठीक है। जिनका आ गया ठीक है, पर जिनको फिर समझना वो फिर से समझो। ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 25 है, मतलब दो संख्याएं हैं जिनको जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर में 25 आएगा। पर ये नहीं बताया कि वो संख्याएं हैं कौन, बस इतना बोल दिया कि एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है। तो अगर मैं मान के चलूं कि मेरी पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x से 9 अधिक। अब खुद निकालो, ये मैं नहीं बताऊंगी। पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई, इन दोनों को आपस में गुणा करो। ठीक है, पहली की गुणा करो दूसरी में। जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो कितने के बराबर गुणनफल दे रखा है? तो जी 25 के बराबर। तो ये पूरी आपको दे के रखी थी चीज, और आपको बोला है कि इसकी मदद से इसको द्विघात समीकरण में बदल के लिखो। और याद रखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि बराबर है कि उस तरफ कुछ छोड़ दिया, बराबर है कि उस तरफ बचना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 0, 0 के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वेरी गुड भाई, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप इसको बनाना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला रूल ही ये है कि द्विघात समीकरण में इन सवालों को बदलना होता है।
ठीक है, एक बार द्विघात समीकरण बन गया, फिर उसके बाद मध्य पद विभाजन प्रमेय लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर द्विघात समीकरण ही गलत बना तो फिर आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से करो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के कर लो। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 22 बच्चे क्लास में हैं और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो मुझे बताओ कौन कौन इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। वो माइक ऑन करके यस बोलेंगे जिनको थोड़ा समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सभी ने कर दिया तो फिर हैंड रेज करो। अगर सभी ने कर दिया तो हैंड रेज करो। लक्ष्य, आपने पोल में आंसर किया बेटा, पोल सेक्शन में माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, माइक ऑन करके यस और नो। आपने पोल में आंसर किया है? यस मैम, कर दिया। ठीक है, चलो तो और किसका है अभी हैंड डाउन? कनिष्का, आकाश कुमार जी के नाम से जो है, और संजीव। माइक ऑफ कर दो अमन। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया कर लेना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट जो है वो आप पोल सेक्शन में देख सकते हो कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो आधा सवाल तो मैंने बता दिया था, यहीं पे मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। पहली संख्या अगर x है तो मुझे बताओ दूसरी संख्या कैसी होगी, क्या होगी? x plus 9। बिल्कुल, x जमा 9, क्योंकि वो x से 9 अधिक है। ठीक है, अब हमें पहली और दूसरी संख्या मिल चुकी है और हमें इन्होंने कहा है कि जब इन संख्याओं को गुणा करोगे आपस में तो 25 के बराबर आएगा। तो पहली संख्या लिख दी, गुणा का निशान लगा दिया, दूसरी संख्या लिख दी और बराबर में लिख दिया 25, क्योंकि गुणा करने पे 25 आना था। तो x की x से गुणा किया, x स्क्वायर आ गया, जमा का निशान 9x आ गया, बराबर में 25 आ गया। बराबर के उस तरफ कुछ नहीं चाहिए, द्विघात समीकरण लिख रहे हैं तो भी सब कुछ हमें एक ही तरफ चाहिए। तो 25 को उठाओ, बराबर है कि इस तरफ लेके आओ, तो ये बन जाएगा माइनस का 25 और बराबर में कितना चला जाएगा तो 0। ठीक है, चलो तो ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाँ बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम आगे देखें तो चलो आगे भी एक सवाल है, बट अभी 2 मिनट में वो शायद ना हो पाए, तो उसको हम अगली क्लास के लिए रखते हैं ताकि अगली क्लास में भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इस टॉपिक का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैंने बताया किसी को अगर गुणा में दिक्कत है कि गुणा कैसे करते हैं, या फिर किसी भी सवाल में अभी भी कोई दिक्कत है, कोई सवाल आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो, फिर से सीखना हो, तो आप मुझसे पूछो। लेकिन अगर आपको सब समझ आ गया तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।